हेलो क्लास, आज की क्लास में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पर चर्चा की जाएगी। तो उपसर्ग होता क्या है? वैसे तो हम लोग इसकी परिभाषा के अंतर्गत जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं और इनके जोड़ने पर कोई विशेष अर्थ उत्पन्न होता है, कोई विशेष अर्थ बनता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि हर भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया चलती है, यानी प्रोसेस होता रहता है। हर भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम शब्द निर्माण कहते हैं या शब्द रचना कहते हैं। तो शब्द रचना के अंतर्गत आपके आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पर आपका आज प्रत्यय है, तो आप जानते हैं कि यौगिक जो आपके शब्द होते हैं वो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं और एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यौगिक शब्द आते किसके अंतर्गत हैं? ये आपके आते हैं, आपने पिछली बार के लेक्चर में पढ़ा है, रचना के आधार पर आपके जो शब्द भेद होते हैं वो 3 होते हैं। आपके 3 भेद कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयोग होते हैं, यानी वो जिस रूप में होते हैं उसी रूप में होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। दूसरा आपके आता है यौगिक और योग रूढ़। तो इसका क्या है कि यौगिक और योग रूढ़ शब्द अपने नाम के अनुरूप अन्य शब्दों अथवा शब्दांश के योग से बनते हैं। शब्दांश का मतलब शब्दों के अंश के योग से बनते हैं। मुख्य रूप से शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। रचना का मतलब क्या होता है? बनाना। तो ये पहले आपका कि रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। लेकिन इसके बाद आपका आता है शब्द रचना, यानी शब्द बनाए कैसे जाते हैं। तो उसके अंतर्गत आपके 3 भेद आते हैं, वो होता है आपका प्रत्यय, उपसर्ग और संधि समास। तो इनके द्वारा शब्दों की रचना होती है और इन तीनों में एक बात कॉमन होती है कि तीनों ही शब्दों में किसी शब्द को जोड़कर उसे विशेष अर्थ प्रदान किया जाता है, एक नया अर्थ बनाया जाता है। अब देखिए इसमें दिया कि योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और ऊपर बताए गए शब्द रचना के प्रकारों का क्रमशः वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो रूढ़ का मतलब आप जानते हैं, रूढ़ का मतलब होता है कि जो प्राचीन समय से एक शब्द ही चला आ रहा है, उसकी एक ही कथा है, उसकी एक ही रीति है बोलने की, लिखने की, और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो वो आपका क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश जो अन्य शब्दों के शुरू में जोड़कर उनके अर्थों को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि उपसर्ग ऐसे शब्दों के अंश होते हैं जो किसी भी सार्थक शब्द के आगे जुड़ते हैं। इसको ध्यान रखने वाली बात है कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्दों के पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्दों के पीछे होता है। और दोनों ही स्थिति में एक स्थिति सामान्य होती है कि दोनों ही रूप में उस शब्द का अर्थ बदलकर एक नया रूप ले लेता है। जैसे इसमें दिया आहार, अब इसका मतलब दिया खाना, लेकिन अगर आप इसको अलग करिए तो हार का मतलब क्या होता है? हार का यहाँ पे 2 मतलब हो जाता है, माला या हार जाना, पराजित हो जाना। लेकिन आहार जब हमने आ उपसर्ग इसके साथ जोड़ा तो क्या हुआ? इसका अर्थ बदल गया और इसका मतलब क्या हो गया? खाना या भोजन। इसी प्रकार से प्रहार, अब यहाँ प्रहार का मतलब क्या हो गया? चोट लग जाना। और अगर हार का लेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ होगा। यानी इनको जोड़ने से पहले जो सार्थक शब्द होता है उसका अपना अलग स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन इनके जुड़ने के बाद, उपसर्ग जुड़ने के बाद, प्रत्यय जुड़ने के बाद, संधि या समास जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बिल्कुल नया हो जाता है, वो नया रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे दिया है संहार का मतलब विनाश। तो ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि हार, पराजय या माला शब्द से पहले आ, प्र और वी और सन शब्दांश को जोड़ा गया है, जिससे बनने के बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल गया है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या क्या बन जाएगा? आ, प्र, वी और संग। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग का अपना एक विशेष अर्थ होता है, यानी जैसे ही आप उसको किसी शब्द से जोड़ेंगे तो उसका अपना विशेष अर्थ बन जाएगा। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। इन्हें किसी शब्द के साथ उसके पहले जोड़ा जाता है, इस प्रकार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब कहने का अर्थ ये है कि इनका अपना कोई भी
अलग रूप या अलग अर्थ नहीं होता है। जब तक ये लोग शब्द के साथ नहीं जुड़ते हैं, जब तक ये शब्दांश किसी शब्द के साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक इनका अर्थ पूरा नहीं होता है। वैसे अगर आपने आ, वी और ह या स का प्रयोग किया है, वैसे तो वो क्या है, वर्ण है या मात्रा के साथ जुड़े हुए आपके वर्ण हैं। लेकिन अगर ये शब्दांश के साथ में जुड़े तो आप उनको वर्ण के अनुसार पहचान सकते हैं, लेकिन उसको कोई अर्थ प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन जब यही वर्ण जो आपके होते हैं, यही शब्दों के अंश जो छोटे से होते हैं, किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, उसका वो अर्थ बदल देते हैं। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है आपका, तत्सम, तद्भव और आगत। तो तत्सम का मतलब आप जानते हैं कि संस्कृत के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, यानी संस्कृत के वे शब्दांश, वे अक्षर, वे वर्ण जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, वे तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव का अर्थ क्या होता है, संस्कृत के उपसर्गों से विकसित होकर जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि तद्भव संस्कृत का टूटा हुआ रूप जब हमारा हिंदी में आता है तो वो तद्भव कहलाता है। आपने इससे पहले भी तत्सम और तद्भव की परिभाषा पढ़ी हुई है। तो पहला आपका संस्कृत शब्द या संस्कृत शब्दांश होता है तत्सम में, और तद्भव में उसके टूटे हुए रूप जो आते हैं, जिसे हम खड़ी बोली के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारा तद्भव में आते हैं। इसके बाद आपका आता है आगत। आगत का मतलब ये होता है कि जो विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में आए हैं, वो उपसर्ग आपके क्या कहलाते हैं, आगत कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं, उर्दू और आपके अंग्रेजी के शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उर्दू और अंग्रेजी के शब्द आपके और फारसी के शब्द आपके किस में आते हैं, आगत उपसर्ग के रूप में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पहला आपका तत्सम दिया हुआ है, अनु, अप, अब, अधि, अभि, उत, उप, निस, निर, परा, परी। तो ये जितने भी आपके शब्दांश आप देख रहे हैं, लघुत्तम शब्दांश देख रहे हैं, इनको आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। जब भी आप संस्कृत की किताब आपने पढ़ी होगी तो इनका प्रयोग किया गया होगा। तो ये शब्दांश अब उठ के जब आपके नए शब्दों के साथ जुड़ जा रहे हैं तो एक नए अर्थ के रूप में एक नया शब्द बना रहे हैं। तो देखिए पहले आपका दिया अनु, पीछे, समान। इसका अर्थ क्या होता है, अनु का पीछे या समान। तो अब इससे क्या क्या शब्द बन गए हैं आपके उपसर्ग लगाकर, अनुकरण, अनुगामी, अनुज, अनुचर, अनुवाद, अनुरूप, अनुशासन। इसके बाद आपका अप, इसका मतलब होता है हीन, बुरा या अपूर्ण। अब इसका क्या हो गया, अपकार, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपवाद, अपव्यय, अपहरण। इनका हर किसी शब्द का मतलब यहाँ क्या है, अलग हो जा रहा है, इसका अर्थ अलग हो जा रहा है। एक नए शब्द की रचना हो रही है, लेकिन जो शब्द बन रहा है उसका अर्थ आपका अलग हो जा रहा है। अभी, सामने या विशिष्ट, अभ्यागत, अभीष्ट, अभिनव, अभिलाषा, अभियान, अभियोग।